देखो बच्चों, आज अपने एक शॉर्ट वीडियो में अपन देखेंगे वर्ल्ड में, ये ओशंस में वाटर करंट्स कैसे चलती हैं। तो वाटर करंट्स चलने के सबसे पहले तो अपन काजेज देखेंगे, क्या कारण है कि वाटर करंट्स चलती हैं। सबसे पहला कारण है सैलिनिटी। सैलिनिटी की वजह से वाटर डेंसिटी में डिफरेंस आता है, इसकी वजह से। दूसरा कारण है डिफरेंस इन टेम्परेचर। और तीसरा जो कारण है वो है अर्थ्स रोटेशन। ये तीन सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से वाटर करंट्स चलती हैं ओशंस में। डिफरेंस इन टेम्परेचर इनमें सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि विषुवतरेखीय प्रदेशों के आसपास हाई टेम्परेचर होने की वजह से वाटर लो डेंसिटी का हो जाता है, और ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ लो टेम्परेचर होने की वजह से वाटर जो है वो हाई डेंसिटी का होता है, इसलिए वाटर करंट्स चलती हैं। अब अपन देखते हैं कि विश्व में वाटर करंट्स कौन कौन से एरिया में चलती हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। ये देखिए, विश्व का एक रफ डायग्राम है जिसमें अपन ने विषुवत रेखा को दिखा रखा है। विषुवत रेखा से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में जो एरिया होता है वो डोल्ड्रम कहलाता है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी लो होती है। यहाँ का पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ फैलता है, यानी ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ, और ध्रुवीय प्रदेशों का ठंडा पानी विषुवत रेखा की तरफ चलता है। इसकी वजह से वाटर करंट्स जो हैं कौन कौन से एरिया में चलती हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो वाटर करंट है वो ये है अपने लेब्राडोर की ठंडी धारा। ये ध्रुवीय प्रदेशों से ऊपर से आती है और उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के आसपास गल्फ स्ट्रीम जो विषुवतरेखीय गर्म पानी है उसके साथ टकराती है, और यहाँ पर ग्रांड बैंक जो मछली पालन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है वो बनाती है। इसके बाद में यही गल्फ स्ट्रीम यूरोप के तटीय प्रदेशों की तरफ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ सर्दियों में भी बंदरगाह जो है जमते नहीं, और व्यापारिक गतिविधियाँ सर्दियों में भी सामान्य रूप से चलती रहती हैं। ये गल्फ स्ट्रीम है देखिए, और ये लेब्राडोर की ठंडी धारा है जो न्यू फाउंडलैंड के आसपास मिलती है। और अब इसी तरह से जापान तट के आसपास ध्रुवीय प्रदेशों से ओयोशियो नाम की एक ठंडी धारा विषुवतरेखीय प्रदेशों की तरफ आती है, और विषुवतरेखीय प्रदेश से एक गर्म जल धारा क्यूरोशियो ये ऊपर जाती है। क्यूरोशियो एक गर्म जल धारा है। ओयोशियो और क्यूरोशियो धाराएं जो है वो जापान तट और चीन सागर के आसपास मिलती हैं, जिससे मछली पालन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां बनती हैं, और वहाँ भी मछली पालन का एक महत्वपूर्ण केंद्र विकसित हो गया है। इसी तरह से अब एक ठंडी जलधारा जो है वो कनारी की जलधारा विषुवतरेखीय ऊपर ध्रुवीय प्रदेशों से ऊपर की तरफ से आती है, और डेनमार्क और इंग्लैंड के आसपास गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के मिल जाने से यहाँ मछली उत्पादन के लिए डागर बैंक नाम का एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र बनता है। ये कनारी की ठंडी जलधारा है। कनारी की ठंडी जलधारा इस एरिया के आसपास मिलती है, डेनमार्क और इंग्लैंड के आसपास। तो यहाँ डागर बैंक नाम का विश्व प्रसिद्ध मछली पालन क्षेत्र है। इसके बाद में विषुवतरेखीय क्षेत्र से एक ब्राज़ीलियन धारा जो गर्म धारा है वो नीचे ब्राज़ील तट के आसपास से जाती है, और ध्रुवीय प्रदेशों से एक फोकलैंड की जलधारा जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास बहती है। ये फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है, और ये ब्राज़ीलियन गर्म जलधारा है। इस प्रकार एक हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, और इसके बाद में बेंगुला की ठंडी जलधारा अपने दक्षिण अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट के ऊपर बहती है। बेंगुला की ठंडी जलधारा।
बेंगुला की ठंडी जलधारा और अगुलहास की गर्म जलधारा ये बहती है अफ्रीका के पूर्वी तट के ऊपर। अगुलहास। इस तरह से हमने ये देखा कि धाराएं जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी और अर्थ रोटेशन की वजह से बहती हैं, और ये महत्वपूर्ण जलधाराएं जो हैं वो विश्व में अपना एक अलग ही आर्थिक और जियोपॉलिटिकल महत्व रखती हैं। हम देखते हैं कि लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा के न्यू फाउंडलैंड तट के आसपास मिलने की वजह से ग्रांड बैंक बनता है, जो मछली पालन का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। और कनारी की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलने से डेनमार्क तट के आसपास एक डागर बैंक का निर्माण होता है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध मछली पालन क्षेत्र है। ओयोशियो की ठंडी धारा और क्यूरोशियो की गर्म जलधारा मिलने की वजह से जापान तट के आसपास मछली पालन की प्रसिद्ध एक पेटी बनती है। और इस तरह से आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है बोल्ट की ठंडी धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, और फॉकलैंड की ठंडी धारा जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। बेंगुला की ठंडी धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, और अगुलहास की गर्म जलधारा जो है वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है। इस तरह से आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये चीज़ें शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की हैं। इनको आप परीक्षा में जाने से पूर्व निश्चित रूप से एक बार रिवीजन करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद।